नाज़रीन, एक बड़ी शख्सियत जो है वो 3 जनवरी के बाद से मंजर आम से गायब थी और वो ना ही कोई मीडिया टॉक कर रही थी और उनकी कोई स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं हो रही थी। लेकिन अब वो जो शख्सियत है वो सामने आई है और वो शख्सियत जो है वो प्यूटन है। प्यूटन जो है वो पिछले कुछ दिनों से यानी जब से प्रेसिडेंट मडूरो को उठाया गया है उसके बाद से वो जरा यानी मीडिया पे सामने नहीं आए हैं और उनकी अभी तक कोई स्टेटमेंट प्रेसिडेंट मडूरो के हवाले से जारी नहीं हुई है और ना ही चीन के सदर की कोई स्टेटमेंट प्रेसिडेंट मडूरो के हवाले से जारी हुई है। जाहिर है ये एक बड़ा वाकया था और रशिया और चाइना असेस कर रहे होंगे सूरत हाल को कि उनको इस वाकये के साथ जब वो अमेरिका क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। और अब इस वाकये के बाद जब यानी अमेरिका ये बता रहा है कि वो अपना ही वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ रहा है, अपने रूल जो उसने बनाए थे, अपने ही इंस्टीट्यूशन जो उसने बनाए थे उनको इतने खुले अंदाज के अंदर वो तबाह कर रहा है, तो अब इस नई दुनिया में अमेरिका इस रैकलेस अंदाज के अंदर बिहेव करने जा रहा है, तो उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो इजहार है उनको जो सिग्नल गया इस वाकये के साथ, तो वो मामला देख रहे थे, असेस कर रहे थे, चाइना के साथ राब्ते हो रहे होंगे। तो अब प्रेसिडेंट पुतिन जो है एक्टिव हुए हैं, दुनिया के अंदर बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है इस वक्त जारी हैं और छिड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली कॉल उन्होंने कहां की है? सबसे पहली कॉल जब उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर की है और ईरान के सदर के साथ जब राब्ता किया है और इसके साथ पुतिन ने नेतन्याहू को भी कॉल की है। सबसे बड़ी जो कॉल होती है ना वो यही कॉल होती है जो पुतिन और नेतन्याहू की कॉल होती है। तो पुतिन जो है वो उन्होंने ईरानी सदर और नेतन्याहू को जब वो कॉल की है, ईरानी सदर को उन्होंने कहा कि पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े, जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा हमारा हुआ है पूरी तरह से हम इंप्लीमेंट जब उसको करेंगे, मुकम्मल सपोर्ट है हमारी ईरान के साथ। और साथ पुतिन ने क्या बात की? उन्होंने कहा यह बात तो बिल्कुल वाज़ेह लग रही है कि यहां पर CIA कलर रेवोल्यूशन जो लाना चाह रही है। देखिए अब ये चीजें बिल्कुल साबित हो रही हैं कि ईरान के अंदर कैसे खाना जंगी छेड़ने की कोशिश की गई है। पुतिन कह रहे हैं कि यहां पर कलर रेवोल्यूशन, ये जो कलर रेवोल्यूशन है ये एक टर्म है जो CIA ने मुख्तलिफ रिजीम चेंजेस ऑपरेशन किए हैं रशिया के बॉर्डर्स के ऊपर, मिसाल के तौर पे यूक्रेन में किया है, दूसरे जॉर्जिया के अंदर इधर उधर उन्होंने ये जो ऑपरेशंस किए हैं रिजीम चेंज के, इसको कलर रेवोल्यूशन जब वो कहा जाता है। तो यहां भी वो कह रहे हैं कि कलर रेवोल्यूशन जब लाने की कोशिश की जा रही है, रिजीम चेंज करने की जब कोशिश की है, पुतिन कंफर्म कर रहे हैं। तो देखिए जो ईरान के अंदर मुजाहरे शुरू हुए वो बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट थे और उन्होंने पीसफुल रहना था, जिसको इन्होंने मुसादर CIA ने जब एक्सप्लॉइट करने की और हाईजैक करने की जब वो कोशिश की है, जिसको ईरान ने जब वो नाकाम बना दिया अपने इत्तेहादियों की मदद से और रशिया और चाइना की मदद से। रशिया ने जो टेक्नोलॉजी दी स्टारलिंक को जैम करने की और रिपोर्टडली चाइना की जानिब से टेक्नोलॉजी आई उसने कलीदी किरदार अदा किया है, वगरना वो अपना मंसूबा जब वो मुकम्मल कर चुके थे, वो सोच भी नहीं सकते थे कि स्टारलिंक यहां पर जो फारिग हो जाएगा। तो एक बात तो ये हो गई कि पुतिन ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है और ये CIA का सारा काम है, मुसाद का काम है। तो उन्होंने कहा ईरान के हम साथ खड़े। नेतन्याहू को उन्होंने कहा कि बाज रहो। नेतन्याहू को उन्होंने वाज़ेह किया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। बाकी डायलॉग ये वो इधर उधर उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी होती है कि डायलॉग की ऑफर की, रिस्ट्रेंट की ऑफर की, तो ये सारी बात यानी जंग अगर करनी है तो फिर ईरान के साथ रशिया खड़ा है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई, इस पर हम बात करेंगे, जो डिटेल सामने आ रही हैं, क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं। तो ये यानी कि रशिया खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है। अगर इस सब के बावजूद लड़ना है इजराइल और अमेरिका ने तो फिर कम एंड फाइट, सामने रशिया जब वो खड़ा होगा। दूसरी बात यह है कि दुनिया का अजब मंजर देखा है और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना में हैं और चाइना के सदर के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, चाइना के सदर के सामने बैठकर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम पार्टनर हैं इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कनाडा अमेरिका का सबसे क्लोजेस्ट एलाय है, सबसे क्लोजेस्ट एलाय है, बहुत रिलायबल और हर जगह पर साथ है। तो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर चाइना के सदर यानी अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना। चाइना के सदर के सामने बैठकर कह रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और हम उसमें आपके पार्टनर हैं। तो देखिए बात यह है कि ये जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स होती है ना, उसके आखिरी हुक्मरानों के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे किस्से पढ़े होंगे जो हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है, कि वो आखिर में वो ऐसा हुक्मरान आया और उसने बिल्कुल सल्तनत जो है वो बिखेर के रख दी। तो मौजूदा जो सरबराह हैं सुपर पावर के, वो भी कुछ ऐसे ही हुक्मरान हैं जो उनकी पॉलिसीज हैं वो एम्पायर को बड़ी तेजी के साथ शटर्ड कर रही हैं, तेजी के साथ एम्पायर जो है वो डैमेज हो रहा है।
जिस रास्ते के ऊपर ये एम्पायर को लेकर चल पड़ा है ये सदर, आप समझ लें कि ये अपने डिक्लाइन को तेज कर रहा है। देखिए बात यह है कि सबसे जो करीबी तरीन इत्तेहादी हैं यही तो अमेरिका की ताकत है। अब ये इत्तेहादी, इनको अमेरिका से थ्रेट्स आना शुरू हो गए, यानी जो सबसे बड़े अमेरिका के इत्तेहादी थे उन इत्तेहादियों को अमेरिका ही से खतरा लाहक हो गया, यूरोपीय यूनियन, कनाडा, और वो कहां पहुंच रहे हैं? चाइना के पास पहुंच रहे हैं। इससे बड़ा कोई डैमेज हो सकता है। तो अब आप देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि ट्रेड वॉर अमेरिका ने शुरू की चाइना के खिलाफ, शिकस्त हो गई, और दुनिया एक होता है तजिया, एक होता है एस्टिमेट। इस जंग के साथ ट्रंप ने एक तो चाइना का फियर भी दूर कर दिया और दुनिया के ऊपर वाजे कर दिया कि चाइना अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैयार है इकोनॉमिकली। यानी कि अमेरिका ने अपनी मैशत को इस्तेमाल करके चाइना की मैशत को क्रश करने की जब कोशिश की, इकोनॉमिक डोमिनेंस को इस्तेमाल करके चाइना को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, फेल हो गए। इट्स मीन कि जो एक पावर प्रोजेक्शन थी इकोनॉमी के हवाले से, वो फेल हो गई। यानी ये ट्रंप का सबसे बड़ा डिजास्टर था। इकोनॉमिकली फेल हो गए। अब बाकी रह गया डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल। उन दोनों में आप देखिए ट्रंप को तो फर्क ही नहीं पड़ता, डिप्लोमेसी तो उठाकर उसने जो वो अटलांटिक के अंदर डाल दी है, जब से मोडेरो को उठाया, जब से जो है वो ग्रीनलैंड और ये सारा मामला, और वो कहता है मुझे इंटरनेशनल लॉ की जरूरत नहीं। तो पॉलिटिकल पावर भी गई, डिप्लोमेटिक पावर भी गई, अब आ गई मिलिट्री। तो मैं आपको बता दूं कि मिलिटरीली अभी तक ट्रंप ने कोई गोल्स अचीव नहीं किए। मिलिट्री को भी इस्तेमाल कर लिया तो भी गोल्स अचीव नहीं हुए। तो ये जो ईरान के साथ जैसे जंग करने आ रहा है, या कोई और जंगें, क्यूबा पर हमला है, कोलंबिया पर हमला है, या कोई और मुल्कों के ऊपर अटैक है, अगर अमेरिकन मिलिट्री यहां फेल हो गई तो फिर ये वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने के लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि चाइना ने लड़ना है अमेरिका से तो ही वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा। फिर ये बदल जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने जितने टूल्स इस्तेमाल करने थे वो तो उनके फेल हो रहे हैं। इकोनॉमिकली फेल हो गए, डिप्लोमेटिकली ना वो ईरान को झुका सके हैं, ना वेनेजुएला को झुका सके हैं, ना लैटिन अमेरिका के बाकी मालिक को, और वो तो हमास और हिजबुल्लाह को नहीं झुका सके डिप्लोमेटिकली। पॉलिटिकल पावर भी उन्होंने इस्तेमाल की। मिसाल के तौर पे उनका रीजन में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तमाम मुल्कों को अपने साथ खड़ा कर लिया, रेजिस्टेंस को, फलस्तीनियों को, ईरानियंस को आइसोलेट किया पॉलिटिकल पावर के साथ। तो क्या हो गया, क्या अचीव कर लिया, और अब उतार दी मिलिट्री। तो मिलिट्री भी अगर फेल हो गई तो ये जरूरी नहीं है कि चाइना ने फिर जाकर लड़ना ही है अमेरिका से मिलिटरीली तो ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। ये बस ऐसे ही फिर आ जाएगा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का बैठकर वहां पर ये बात करना, सो ये दुनिया जब उस तरफ शिफ्ट हो रही है। इस वक्त मोसाद का जो चीफ है वो अमेरिका पहुंचा है और बातचीत उसकी हो रही है ट्रंप के साथ। ट्रंप के साथ मुलाकात हो रही है, और खबर यह है कि अमेरिका ने अपनी डिप्लॉयमेंट जब बहुत बढ़ा दी है मिडिल ईस्ट के अंदर। बड़ी मेजर ट्रांसफर जो है एसेट्स का मिडिल ईस्ट के अंदर जारी है अगले 2-4 दिनों में। और जैसे हमारी असेसमेंट है कि एयरक्राफ्ट करियर जो ही पहुंचेगा तो उसके बाद हमला जब लॉन्च किया जाएगा। नए प्लान्स, नई असेसमेंट जब वो तैयार की जा रही है, तो इधर रीजनल जो कंट्रीज हैं वो भी राब्ता कर रहे हैं, और रीजनल कंट्रीज जो है वो ट्रंप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पर जो हमला है वो ना किया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो शिया कम्युनिटी है वो भी सामने आई है, और उन्होंने कहा है कि जो कुछ हमसाया मुल्क में ईरान में अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है, इस पर जब हम खामोश नहीं रहेंगे। तो पाकिस्तान को भी अलर्ट रहना चाहिए, और पाकिस्तान अलर्ट है। जैसे अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, चाहे सोवियत यूनियन आया, चाहे अमेरिका आया, उसके असरार पाकिस्तान पर हुए, आज तक इससे वो निकल नहीं सके हैं। तो जो कुछ ईरान में अगर अमेरिका जो भी करने जा रहा है उसके असरार भी पाकिस्तान पर होंगे। सबसे पहले मैं ईरान से जो आने वाली हेडलाइंस हैं जो पुतिन ने कॉल की है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ईरान को कहा बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, और नेतन्याहू को कहा कि बाज रहो, और डायलॉग, रिस्ट्रेंट, ये सारी बातें जारी तो ऐसी ही होती हैं। डायलॉग का क्या मुराद है कि ये जो ईरान को डिस्ट्रैक्ट करने का ख्वाब है ना, छोड़ दो, और बातचीत से जो भी है मामलात को हल करने की हम कोशिश करते हैं। ये जंग वंग और हमला और डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कर देंगे, इसको भूल जाओ भाई। डायलॉग कहा, रिस्ट्रेंट का करने का कहा, तो इसका क्या मतलब है? ईरान को डिस्ट्रैक्ट करने का ख्वाब जो है छोड़ दो। ये पुतिन की जानिब से जब नेतन्याहू को मैसेज गया है, उन्हीं का मीडिया कोट कर देते हैं, मॉस्को टाइम। पुतिन होल्ड्स फर्स्ट टॉक्स विद ईरानियन एंड इजरायली लीडर्स अमिड मैस प्रोटेस्ट एंड यूएस थ्रेट्स। यूएस थ्रेट्स के बाद पहली कॉल पुतिन ने की है।
तास जो उनका एक और मीडिया है, प्यूटन और पज़ेशियान ने रैपिड डी एस्केलेशन को डिस्कस। देखें, ईरान तो जंग नहीं चाहता है, तो डी एस्केलेट, और वो ईरान में खाली गवर्नमेंट तब्दील नहीं करना चाहते, ईरान को डिस्ट्रॉय करना चाहते, ईरान को एक फ्रैक्चर्ड स्टेट बनाना चाहते हैं, ईरान को मजबूर करना चाहते हैं, ईरान को लिबिया बनाना चाहते हैं। सो प्यूटन ने कहा कि इस रास्ते को छोड़ दो, ठीक है ना, इस तरफ सोचो भी मत। और अगर इस सब के बावजूद अगर बहुत जंग आई हुई है, बहुत जंग चढ़ी हुई है, तो फिर आगे ईरान के साथ हम खड़े होंगे। प्यूटन का अपना अंदाज है, जाहिर है ये तो हम सिंबॉलिकली बातें कर रहे हैं ना, तो उनका अपना अंदाज है, उन्होंने ये बात इसी अंदाज में कन्वे की है कि भाई हम ईरान के साथ हैं। ईरान पज़ेशियान ने शुक्रिया अदा किया प्यूटन का, जो आपकी सपोर्ट है और खासकर यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सपोर्ट है, उस पर ईरान के सदर ने शुक्रिया अदा किया। प्यूटन ने नेतन्याहू को कहा कि रशिया इज विलिंग टू मीडिएट। अच्छा, मीडिएशन क्या होनी है, मतलब क्या ईरान और इजराइल में क्या मामला तय होंगे? कुछ भी तय नहीं हो सकता। क्या मीडिएशन के बाद, मतलब जो ईरान का न्यूक्लियर इनरिचमेंट का मामला है, उसको तो रशिया भी सपोर्ट करता है कि ईरान की इनरिचमेंट होगी, फिर मीडिएशन क्या करवानी है? तय तो कुछ भी नहीं होना। तो मीडिएशन से मुराद यह है कि जंग वाला मामला छोड़ दो, बाकी ठीक है, अब जो करना है करते रहो, लेकिन ईरान को तबाह करना, जंग, ये इससे पीछे हट जाओ। सही है। और ये भी वैसे बड़ा अमेरिका के लिए डिजास्टर है कि लैटिन अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में मीडिएशन कौन ऑफर कर रहा है? डायलॉग करने की, रिस्ट्रेन करने की बात कौन कर रहा है? रशिया और चाइना। डिस्टेबलाइज कौन कर रहा है? अमेरिका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका। सही है। सो प्यूटन ने पज़ेशियान को कहा कि रशिया क्लोजली मॉनिटर कर रहा है डेवलपमेंट्स को, जो ईरान के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर हो रही हैं, और जो कुछ पिछले दिनों के अंदर हुआ है, यह तो कलर रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की जा रही है। प्यूटन ने पज़ेशियान को कहा, ये यहां पर ईरान में कलर रेवोल्यूशन CIA लाने की जो कोशिश कर रही है। यानी प्यूटन से भी कंफर्मेशन आ गई कि ये अंदरूनी को ऐसा मामला नहीं है कि कोई जैसे वो वेस्ट पोर्ट्रे कर रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस कोई मुजाहरे हुए हैं जो बाद में वायलेंस में तब्दील हो गए। नहीं, ये तो बाकायदा इसमें बैरूनी हाथ है जो मुल्क को तबाह करना चाहता है। और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी रशिया ने यही स्टांस जो वो लिया है। प्यूटन और पज़ेशियान ने इस बात को अहद किया कि स्ट्रेंथन करेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बिटवीन द टू कंट्रीज। वो तबाह करने में लगे हुए हैं, प्यूटन कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी, और रिजीम होगी तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी ना, रिजीम के बगैर कैसे बढ़ेगी? उनका जो हमारे माहदे हुए हैं वो आगे बढ़ेंगे। सही है। तो वैसे जो असल खबर होती है ना, वो इस तरह वाज़े अल्फाज में छपती नहीं है, उसको आपने निकालना होता है। प्यूटन ने नेतन्याहू को ऑफर किया, हम तैयार हैं ईरान के साथ आपकी मीडिएशन करवाने के लिए। रॉयटर्स, ये अमेरिका के लिए डिजास्टर है। वो मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी का दावेदार है, और इस वक्त मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन करने वाला वो है, और पिछले 20 साल में उसी ही ने किया है। और फिर रशिया ने स्टेटमेंट जारी की कि जो सिचुएशन ईरान और मिडिल ईस्ट के अंदर है, ये हमारे लिए ग्रेट टेंशन की बात है, बड़ा कंसर्न है हमें जो कुछ हो रहा है। तो कर कौन रहा है? अमेरिका और इजराइल। सो उन्होंने कहा कि रीजन में स्टेबिलिटी और जो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी है उसको हम इंश्योर करेंगे हर सूरत में। तो अरब्स क्या बात कर रहे हैं? स्टेबिलिटी होनी चाहिए। टर्की क्या बात कर रहा है? स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इस स्टेबिलिटी की राह में रुकावट कौन है और इसको डिस्टेबलाइज कौन कर रहा है? इजराइल और अमेरिका। तो रशिया, चाइना, अरब, टर्की, ईरान, ये एक तरफ खड़े हैं, इजराइल और अमेरिका दूसरी तरफ खड़े हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस सब के बावजूद अगर उन्होंने जंग करनी है तो रशिया ने बता दिया कि गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं और यही गवर्नमेंट होगी और इसी के साथ मामलात आगे बढ़ेंगे और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात और मजबूत होंगे। इसके अलावा रीजनल कॉन्टैक्ट्स भी हो रहे हैं वाशिंगटन के साथ। सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान, इन्होंने राब्ता किया है कि ईरान को टारगेट ना किया जाए। इजिप्ट का कुछ देर पहले जो वो स्टीव विटकॉफ के साथ राब्ता हुआ है कि ईरान पर स्ट्राइक्स जो वो ना लॉन्च की जाएं। नीड टू डी एस्केलेट द टेंशंस, और इसके अलावा गजा का जो सीज फायर है वो भी डिस्कस हुआ है। नेतन्याहू की कॉल जो ट्रंप के साथ हुई है, और इसके साथ जो मुसाद चीफ है वो अमेरिका के अंदर मौजूद है।
आफ्टर द फेल्ड अटेम्प्ट टू रिजीम चेंज इन ईरान, मोसाद चीफ डेविड बार्निया इज इन यूनाइटेड स्टेट्स, और मारा लागो में वो ट्रंप के साथ मुलाकात करेगा। देखें, ये जो पिछले यानी 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक जो कुछ हुआ है, इसके मुताबिक रिजीम चेंज हो जाना थी। यानी इधर से वायलेंस शुरू हुआ, उधर से अगर जरूरत पड़ी तो एक स्ट्राइक, कुछ स्ट्राइक जो वो कर दी जाएंगी और इसके नतीजे में रिजीम चेंज हो जाएगी। तो जो बुनियादी प्लान था वो फेल हो गया है। अब वो नया प्लान बना रहे हैं। पहले यह था कि भाई लोग निकलेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, आर्म्ड ग्रुप्स जाएंगे, वायलेंस होगा, इस हमदर्दी की बुनियाद पर हम अटैक कर देंगे, 40, 50, 70 टारगेट्स को हिट करेंगे, असैसिनेशंस करेंगे, साइबर अटैक्स करेंगे, रिजीम गिर जाएगी। ये फेल हो गया, ये प्लान फेल हो गया। अब वो नए प्लान्स के साथ आ रहे हैं। नई डेविड बार्निया, नेतन्याहू ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं अब आगे क्या करना है, कैसे करना है। सही है। सो ये बिल्कुल एक नया प्लान है, पुराना प्लान जो फेल हो गया। एक्सियस ये बता रहा है कि यूएस मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान इज एक्सपेक्टेड इन द कमिंग डेज। अब आने वाले 2, 3, 4 दिनों के अंदर यह हमला होगा विद न्यू प्लानिंग्स। अमेरिका ने एडिशनल जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव मिलिट्री एसेट्स हैं वो रीजन में भेजे हैं। इन प्रिपरेशन के ट्रंप का जो ऑर्डर है ईरान पर हमला करने का, उसको एग्जीक्यूट किया जाए। और इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम बड़ी खबर दे रहा है। वो ये कह रहे हैं कि फाइटर जेट्स, रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, ये सारे मिडिल ईस्ट के अंदर जब ट्रांसफर किए जा रहे हैं यूरोप से। ये न्यूयॉर्क टाइम की खबर है। रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, ये सारे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अगेन मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ी ऑलरेडी फौज, एयर डिफेंस, जेट्स, बॉम्बर ये मौजूद हैं उस सारे, और इसराइल खुद मौजूद है मिडिल ईस्ट में और पूरी ताकत के साथ मौजूद है। कहते हैं उनके पास बड़े सुपीरियर वेपन्स हैं, सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। तो वो इसको भी इनफ नहीं समझ रहे हैं ईरान में गवर्नमेंट चेंज करने के लिए। अब वो पूरी दुनिया से अपने एसेट जो वो मिडिल ईस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, मशरिक से भी और मगरिब से भी अपने मिलिट्री एसेट जो मिडिल ईस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं सिर्फ एक ईरान से लड़ने के लिए। यूएस जस्ट मूव्ड मिस्ट्री कार्गो टू इंडियन ओशन एयर बेस, और 3 C-17 जो हैं ये इसके अंदर शामिल हैं। बड़ा मेजर लेवल का ये जो एसेट्स हैं वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं। एक और हेडलाइन देखिए, यूएस आर्मी सेंडिंग एडिशनल रीइंफोर्समेंट टू द रीजन इन प्रिपरेशन टू अटैक ईरान। सो बात यह है कि ईरान पर जंग मुसल्लत हुई और ईरान ने शिकस्त दी। अब वो नए प्लान्स के साथ आ रहे हैं। अच्छा, अगर यहां से ट्रंप पीछे हट जाता है तो ईरान जब वो और विक्टोरियस होकर, ताकतवर होकर जब वो सामने आएगा, क्योंकि ईरान ने एक और जंग लड़ी है। पहले 12 दिन की जंग थी, ये तकरीबन 5-6 दिन की जंग थी, और अभी भी कुछ देर पहले ये कुर्द वगैरह इन्होंने दाखिल करने की कोशिश की है। तो ईरान ने इन दोनों जंगों में जब फतह पाई है, अब एक नई जंग, नई प्लानिंग के साथ बहरहाल वो देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, उधर ट्रंप साहब जो है वो आखिरी जैसे सल्तनत के आखिरी हुक्मरान नहीं होते, वही सूरत हाल है उसकी। इस वक्त अमेरिका में खप पड़ गई है ट्रंप की एक स्टेटमेंट के ऊपर। ट्रंप ने जो ताजा तरीन रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया है, उसने कहा है कि मिड टर्म इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या है, वी शुड नॉट इवन हैव एन इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या है, यानी वो पूरे अमेरिकी निजाम भी लिपेट लिया गया ना। भाई अमेरिका में इलेक्शन ही नहीं होगा तो फिर बचा क्या। तो ये बिल्कुल आप समझ लें कि एम्पायर अपने डिक्लाइन को तेज कर रहा है। ये सदूर को अपने घरों से उठाकर और इस तरह से डिस्टेबलाइजेशन करके इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इससे अमेरिकी जो डेट है वो कम होने वाला नहीं है। इससे अमेरिका के जो इकोनॉमिक मसाइल हैं वो हल होने वाले नहीं हैं। इससे अमेरिकी वोटर्स की जो डिमांड्स हैं वो पूरी होने वाली नहीं है। बल्कि ये तो वो रास्ता था कि जिसे रोकने के लिए उन्होंने ट्रंप जैसे कैंडिडेट को दोबारा ले आए। अमेरिकन ने ट्रंप जैसे कैंडिडेट को दोबारा वो ले आए सिर्फ इस बात के ऊपर कि भाई ये जंगों से हमें निकालो, और उल्टा आकर ट्रंप वही काम कर रहा है जिसके ऊपर डॉक्टर्स की रिपोर्ट मौजूद है, जो कन्विक्टेड है, जिसके हर तरह की इश्यूज हैं। अमेरिकन ने उसको भी ले आए सिर्फ इस बयानिए पर कि ये जंगों से निकालेगा। ट्रंप आकर वही कर रहा है। सो अगर एक बार फिर ये ईरान पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, अगर उसमें ये फेल हुए, तो मैं आपको बता रहा हूं ये वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के लिए जरूरी नहीं है कि फिर चाइना ने जाकर ही लड़ना है। ये मिलिट्री भी डिफीट हो गई ना,
2-4 जंगों में ऐसे डिफीट हुई तो बस फारिग हो गया, फिर क्या करेंगे, फिर चाइना पर जाकर अटैक करेंगे। कन्वेंशनल पावर से नहीं लड़ सके तो न्यूक्लियर पावर से जाकर अमेरिका लड़ेगा। इसी दरम्यान जो है वो पाकिस्तान की जो शिया कम्युनिटी है वो सामने आई, उन्होंने कहा कि हम मॉनिटर कर रहे हैं और अगर अमेरिका वहां पर ये सारा कुछ करता है तो फिर हम भी खामोश जो नहीं बैठे रहेंगे। तो ये जरा कनाडा की आखिर में हेडलाइंस में आपके सामने शेयर करता हूं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वी आर पार्टनर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, चाइना के सदर के सामने कहा। सो दिस इज द प्रोफाउंड डिसफंक्शन जो ट्रंप कर रहे हैं अपने क्लोजेस्ट एलायंस के साथ, अपने रिलेशंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कनाडा नेटो का मेंबर है, सबसे क्लोज एलाय है, और इवन जो हवावे की डॉटर है जिसको कनाडा ने कुछ अरसे पहले पकड़ा था, कुछ साल कबल, वो अमेरिका की रिक्वेस्ट पर पकड़ा था और चाइना के साथ शदीद फड्डा हुआ कनाडा का, और बड़ा हार्श रिस्पांस चाइना ने दिया। हवावे की डॉक्टर को कनाडा ने पकड़ लिया था अमेरिका के कहने पर, यानी चाइना से फड्डा लिया कनाडा ने, किसके कहने पर? अमेरिका के कहने पर। और उसी कनाडा को अमेरिका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दे रहा है कि हम तो तुम्हें अपनी रियासत में शामिल कर लेंगे। तो यह है वो डिफीट जो एम्पायर को हो रही है कि ट्रंप की जो पॉलिसी है वो यूनाइटेड स्टेट्स को कमजोर कर रही है। जो हिस्टोरिक एलाइज हैं वो मजबूर हो रहे हैं चाइना की तरफ जाने में। सही है ना? तो इस पर फरीद जकरिया ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो ट्रंप की पॉलिसीज है, एक्चुअली ये भूल चुके हैं कि अमेरिका के रियल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। ये रियल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है कि अमेरिका ने नेकेड पावर इस्तेमाल करनी है, अमेरिका की मिलिट्री है तो कहीं भी इस्तेमाल हो जाएगी। ये कभी ना अमेरिका की ताकत थी ना अब है। ये कभी भी अमेरिका ने तो डिफरेंट अंदाज में ताकत इस्तेमाल की है और पावर प्रोजेक्शन ज्यादा की है, यानी खुली ताकत इस्तेमाल नहीं की, बल्कि प्रोजेक्शन करके अपने साथ इत्तेहादियों को जोड़कर अपने मकासद हासिल किए। यहां तो अमेरिका और ट्रंप जो है वो अपने इत्तेहादियों को दूसरी तरफ धकेल रहा है। तो ये ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन हो रही है अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की, ओपनिंग द डोर फॉर द इंटरनेशनल पावर्स टू फिल द वैक्यूम। तो ये जो ट्रंप साहब वैक्यूम पैदा कर रहे हैं, इसको फिर इंटरनेशनल पावर, जैसे यूनाइटेड नेशन से निकाल लिया अपने आप को उन सारी ऑर्गेनाइजेशन से, तो ट्रंप साहब की पॉलिसी से जो वैक्यूम पैदा हो रहा है उसको फिर इंटरनेशनल पावर्स आकर फिल करेंगे। तो बहरहाल ये इस वक्त की डेवलपमेंट्स हैं। हमले की एक और तैयारी हो रही है, किसी और अंदाज के अंदर हो रही है, वो फेल हो चुके हैं पुरानी प्लानिंग्स के मुताबिक। तो क्या नई प्लानिंग्स में कामयाब हो जाएंगे, ये बहरहाल देखना है। इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स जो आपके साथ शेयर किया हमने, राज आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।